हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसके एम्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, या जिसको हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। देखिए, ट्रायंगल हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये देखिए इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मेनली। देखो, जब भी आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको उसमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर मान लो कोई भी तरह की डिजीज़ होती है ना, तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो वो जिसको बीमारी होती है, जिसको हम बोल देते हैं होस्ट। दूसरा होता है एजेंट। ठीक है, एजेंट क्या होता है? जो कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तीसरी चीज़ होती है एनवायरनमेंट। अब देखो, अगर एनवायरनमेंट ही सही नहीं होगा, अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है, मतलब कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है। देखो, कोई भी चीज़ कंटेमिनेटेड होती है तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जो कि एक बीमारी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एनवायरनमेंट गंदा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, एजेंट भी होगा। एजेंट जो कि बीमारी, डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। एजेंट कोई भी हो सकता है। आप देखते हैं, अब जब आप खाना खाते हैं या फिर कोई और चीज़, कहीं भी आप बैठे हैं, ठीक है, अब क्या है, वहाँ पे अगर कोई भी आपको मस्कीटो दिखता है या फिर अगर आपको कोई भी फ्लाई दिखते है, जैसे हाउस फ्लाई, ओके, तो अगर आपको ये चीज़ें दिखती हैं अपने आसपास, तो आप क्या करते हैं, उसको बैठने देते हैं अपने खाने पे। या फिर मान लो मस्कीटो हो गया, आप उसको अपने से आप दूर करेंगे। वो क्यों करते हैं आप? मस्कीटो को तो आप इसलिए दूर करते हैं क्योंकि आपको किसी तरह की क्या ना हो जाए बीमारी, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, वो सब मस्कीटो से ही होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होस्ट। होस्ट क्या होता है? होस्ट होता है जिसको बीमारी हुई। ठीक है, मस्कीटो आप पे बैठा, आपका उसने ब्लड सक किया, तो आप हैं होस्ट उसके। ओके, तो ये होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन भी कुछ ना कुछ होती है। होस्ट तो मैंने आपको बताया कि जिसको बीमारी हो रही है, ठीक है, जिसको डिजीज़ हो रही है उसको हम बोल देते हैं होस्ट। उसके बाद आता है एजेंट। एजेंट मैंने क्या बताया? अब देखो, बीमारी हो रही है, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, ठीक है, जो भी उस बीमारी को कॉज कर रहा है, कॉजिंग फैक्टर। ओके, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, जिसकी वजह से डिजीज़ होगी। एनवायरनमेंट आप लोगों को पता है, एनिमल के आसपास का जो भी एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। ओके, तो ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बनाने के लिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। 4 तरह की होती हैं ये। ओके, आप लोग देख सकते हैं ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल। ये जो सबसे पहले है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ये 2 तरह की होती है। एक होती है केस कंट्रोल, एक होती है कोहॉर्ट स्टडी। अब आप इन चारों में एक चीज़ देखेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर एपिडेमियोलॉजी का मतलब नहीं पता, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये चारों टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजी में हम बीमारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि डिजीज़ की प्रॉपर स्टडी करते हैं, पूरी स्टडी। ओके, कि ये केस है, कहाँ से आया है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ से केस आया है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्या इसका एजेंट है, क्या इसके सिम्टम हैं। ओके, तो ये सब कुछ हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। अब इसमें क्या होती है? अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो डिजीज़ होते हैं ना, उनके जो पॉसिबल फैक्टर, जिस वजह से डिजीज़ हो सकती है, ओके, उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, रिकॉर्ड करना है। जब हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, बाद में क्या बनाते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्या इसकी हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि ये बीमारी है, इस वजह से हुई है। फिर हम उसको लेके हम टेस्ट करते हैं कि हाँ जी, ये बीमारी है, क्या ये, जैसे बोलते हैं ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ओके, तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है बीमारी को।
ओके। तो डिस्क्रिप्टिव देखो, एपिडेमियोलॉजी सारी ही स्टडी को बोलते हैं डिजीज़ की। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखो इसमें हम क्या देखेंगे, बीमारी को देखेंगे और उसके जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उनको हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस वजह से या किस वजह से बीमारी हो रही है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसका हाइपोथेसिस बनाया जाता है। बच्चे, उसके बाद आती है हमारी एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। ये क्या होती है, देखो एनालिटिकल, देखो वर्ड में ही क्या मीनिंग छिपा होता है। एनालिटिकल इज़ रिलेटेड विद एनालिसिस। इसमें आप क्या करते हैं, पूरी तरह एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे किस चीज़ की एग्जामिनेशन, देखो एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हो, डिजीज़ की ही एग्जामिनेशन करोगे ना, किसी भी तरह का डिजीज़ आया अगर, ओके। अब कैसे, एक पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट को हम ले लेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि इस टाइम पर कितने डिजीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, ओके। कितने डिजीज़ आ चुके हैं उसकी प्रॉपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हम एक सिंगल एग्जामिनेशन करते हैं, एक पॉपुलेशन के क्रॉस सेक्शन, मतलब एक पॉपुलेशन का कोई भी हम क्या लेते हैं कि हिस्सा लेते हैं और देखते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन सी डिजीज़ आ रही है, कितना इन्फेक्ट कर रही है, और बाद में हम क्या करते हैं, उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। उसका कंट्रोल निकालेंगे, बीमारी का कुछ ना कुछ कंट्रोल तो होता है ना, ठीक है। तो उसका कंट्रोल निकालेंगे और बाद में उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, सिंपल। उसके बाद आता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है केस कंट्रोल स्टडी और दूसरा होता है कोहॉर्ट स्टडी। सो बच्चे, इसका सबसे पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो है केस कंट्रोल स्टडी, दूसरा टाइप इसका है कोहॉर्ट स्टडी। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, देखिए पहले जो सिमिलर चीज़ तो ये है इसमें कि दोनों में आप डिजीज़ का कारण पता लगाते हैं, ठीक है। अब केस कंट्रोल में आप कैसे पता लगाएंगे, केस कंट्रोल में आप कम ग्रुप लेंगे, इसमें उसको कंपेयर करेंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको डिजीज़ होगी, दूसरा ऐसा होगा जिसको डिजीज़ नहीं है। उन दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है और उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है। वो इसीलिए चेक किया जाता है ताकि हमें उससे पता लग सके डिजीज़ के जो कारण, जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनका पता लगा सकते हैं हम केस कंट्रोल स्टडी से। दूसरा है कोहॉर्ट स्टडी, इसमें भी आप डिजीज़ के कारणों का ही पता लगाते हैं, बट इसमें आप किन को कंपेयर करते हैं, देखिए एक तो सिर्फ इसमें आप हिस्ट्री नहीं देखेंगे, ओके। इसमें पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है केस कंट्रोल में, और कोहॉर्ट में पास्ट हिस्ट्री नहीं देखी जाती। इसमें सिर्फ जो फैक्टर से एक्सपोज हो गए हैं उनको कंपेयर करेंगे और अभी जिनको बिल्कुल भी बीमारी नहीं हुई है उनको कंपेयर किया जाता है। बस डिफरेंस इसमें सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड का है, इसमें पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है, इसमें पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखा जाता, ओके। सो तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। अब ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्ड से ही आप लोग समझ जाइए इसमें क्या करते हैं, इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें अलग अलग ग्रुप को या फिर किसी एक हर्ड को ले लिया जाता है, एनिमल्स के हर्ड को, ओके। उसमें ऐसे फैक्टर, जैसे मान लो कोई डिजीज़ हो गई है, उसके फैक्टर्स आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुकी है डिजीज़, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, डिजीज़ के जो स्टडी कारण होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है, ताकि हम पता कर सकें कि हाँ इसको ये वाली डिजीज़ है, ओके। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी। थ्योरेटिकल मतलब इसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज या मॉडल्स, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी, उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई डिजीज़ है, ओके, तो हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स या फार्मूलाज यूज़ करेंगे जिनकी मदद से हम पता कर पाएंगे डिजीज़ के बारे में, ठीक है, कि इतना एरिया है, इसमें इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग इस बीमारी से अफेक्ट हो गए हैं, इतने हैं जिनमें अभी बीमारी स्टार्ट हुई है। तो वो सब हम मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा, उनके यूज़ के द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो ये है थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी। सो नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के तरीके, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए ये मेन चीज़ें हैं यहाँ की,
ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एपिडेमियोलॉजी की, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। देखिए जब भी आपने किसी भी बीमारी का पता करना है ना, तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने रिपोर्ट भी तैयार करनी है उसकी, ठीक है, किसी डिजीज़ की, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे बीमारी को, उसके सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, मॉनिटरिंग में। मॉनिटर जैसे हर एक क्लास का एक मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर का काम क्या होता है, ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व करता है, वो तो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है ना, बट यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, बट किसकी मॉनिटरिंग हो रही है, डिजीज़ की। डिजीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है इसमें। देखिए क्यों करते हैं हम डिजीज़ को मॉनिटर, ताकि हम किसी नतीजे पे आ सकें, ताकि हम उसका हल निकाल सकें। देखिए अगर कोई बीमारी आ रही है, हमारे पास उसका इलाज ही नहीं है, तो फिर हम कैसे बच पाएंगे उस बीमारी से, और आने वाले समय में हम कैसे लोगों को आगाह कर पाएंगे कि हाँ जी ये बीमारी है। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो नॉलेज कैसे होगी, जब हमने उसको बीमारी को प्रॉपर मॉनिटर किया है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, रूटीन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में। कोई भी डिजीज़ है, पूरी रूटीन इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉनिटरिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है सर्वेलेंस। अब सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी। इसमें आप क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। ये सब कुछ हम किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बना पाएँ या कुछ एक्शन ले सकें जिसके द्वारा हम एक डिजीज़ को रोक सकें, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, एक्शन ले सकें। किस लिए, उस बीमारी को रोकने के लिए। तो उसको कहा जाता है निगरानी। सर्विलेंस को हम निगरानी बोलते हैं, मॉनिटर को हम बोलते हैं ऑब्जर्व करना, उसकी रूटीन की इन्फॉर्मेशन लेना। किसकी, दोनों में डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उनको क्योर किया जाता है। देखिए डिजीज़ कंट्रोल का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। कंट्रोल करना मतलब किसी बीमारी को, कोई बीमारी हो भी जाए तो उसको रोकना, उसको हम बोल देते हैं डिजीज़ कंट्रोल। उसके बाद आता है डिजीज़ इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी बीमारी को बिल्कुल ही टोटली जड़ से ही ख़त्म कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ इरेडिकेशन, ठीक है। डिजीज़ प्रिवेंशन का मतलब भी आपको पता है। देखो कंट्रोल का मतलब होता है रोकना बीमारी को, और डिजीज़ प्रिवेंशन का मतलब होता है बीमारी को होने से बचाना, ठीक है। प्रिवेंट करना मतलब बचाना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। जो नेक्स्ट है उसमें आप लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विलेंस। देखिए हमने सर्विलेंस पढ़ी है, निगरानी पढ़ी है, अब आगे आप क्या पढ़ेंगे, निगरानी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो सेंटिनल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पूरा हर्ड लेते हैं या फिर उन हर्ड्स में से कुछ। हर्ड क्या होता है, सबसे पहले झुंड, कोई भी एनिमल्स जो होते हैं उनका झुंड, उनको हम बोल देते हैं हर्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं पूरा हर्ड लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं उनके यूनिट्स बनाते हैं, या पूरे हर्ड को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में। फिर हम क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, मतलब उनका प्रॉपर क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। क्यों ऑब्जर्व करेंगे, ताकि मान लो अगर उनमें कोई अगर डिज़ीज़ है भी, अगर हमें लग रहा है कि इसमें ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ है, तो उसको लेके हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे कि हाँ इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब हम एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स लेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ हो सकती है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपने बीमारी का आपको पता है, ठीक है, जैसे हमें पता है रेबीज़ के क्या सिम्टम होते हैं, अगर हमने किसी को ऑब्जर्व करना है तो हम देखेंगे कि उसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसको ये वाली डिजीज़ है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस। नेक्स्ट टाइप इज़ पैसिव सर्वेलेंस। अब पैसिव सर्वेलेंस का मतलब होता है इस कॉन्टीन्यूस मॉनिटर करना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस मॉनिटर मतलब कॉन्टीन्यूस क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मान लो हमें पता है कि कोई डिजीज़ हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई पॉपुलेशन है, मतलब मान लो कोई भी छोटी पॉपुलेशन है, उसमें कोई डिज़ीज़ आ चुकी है, हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूस क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उस पॉपुलेशन को, ओके। वो हम क्यों करेंगे, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हाँ जी इसको ये वाली पॉपुलेशन में ये वाली डिजीज़ आ चुकी है। फिर आती है एक्टिव सर्विलेंस। अब एक्टिव सर्विलेंस में क्या होते हैं, जैसे मैंने बात की थी कि हायर अथॉरिटीज़ होती हैं,
जिनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि आप इस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग कुछ सोल्यूशन बनाएं। तो एक्टिव सर्विलेंस में जो वेटनरी अथॉरिटीज़ होते हैं ना, वो अपने एफ़र्ट्स दिखाते हैं किसके लिए। अब क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, किस लिए, ताकि वो उस डिज़ीज़ का क्या बना पाएँ, क्योर बना पाएँ। नेक्स्ट आता है टारगेटेड सर्विलेंस। अब टारगेट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ मेन मोटिव ज़रूर होगा। देखिए, एपिडेमियो पढ़ने का मेन मोटिव ही यही है, एक डिज़ीज़ का हम क्या कर पाएँ, क्योर निकाल पाएँ। और दूसरी चीज़, अगर कोई डिज़ीज़ एनिमल टू ह्यूमन फैल भी रही है तो हम क्या कर पाएँ, उस डिज़ीज़ की स्टडी करें और देखें कि अगर ये फैल रही है ह्यूमंस में, तो फिर हम ह्यूमंस को भी, पब्लिक को भी क्या करें, आगाह करें उसके रिगार्डिंग। क्योंकि पब्लिक को अगर पता होगा, जितनी नॉलेज पब्लिक को होगी, जैसे अगर आपको रेबीज़ का पता ही नहीं होता तो आप अवेयर नहीं होते हैं ना। ओके, अगर हम अवेयर होंगे, हम बाकियों को भी अवेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो टारगेटेड सर्विलेंस कौन सी होती है, इसमें हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हाँ जी, अब हमने क्या एक्शन लेना है उस बारे में, ठीक है। कोई डिज़ीज़ का आपको पता लग गया कि हाँ, इस पॉपुलेशन में ये बीमारी है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस लिए एक्शन लेंगे आप, कि हाँ, या तो आप लोगों को अवेयर करेंगे, या तो आप उसके प्रिवेंटिव मेजर लोगों को बताएंगे कि हाँ जी, ये डिज़ीज़ हो सकती है, इस बीमारी से आप ऐसे बच सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये थी टारगेटेड सर्विलेंस। नेक्स्ट आती है स्कैनिंग सर्विलेंस। अब देखिए, कुछ स्कैनिंग सर्विलेंस पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। सो पेंडेमिक आपने सुना होगा, कोरोना के केस में सभी ने सुना होगा, ठीक है। अब ये जो एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक टर्म्स हैं, ये ह्यूमंस के लिए हैं, बट अगर हम वेटनरी पढ़ रहे हैं तो एनिमल्स के लिए जो टर्म यूज़ होगी वो होगी जू, ठीक है। इन वर्ड में जू आ जाएगा, वो किस लिए, देखिए जू किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो वेटनरी के लिए जो टर्म यूज़ होगी वो, उसमें हम जूटिक ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर पेंडेमिक है तो उसको पेनजूटिक बोल देंगे, एंडेमिक को एनजूटिक और एपिडेमिक को एपिजूटिक। ओके, सो व्हाट इज़ पेंडेमिक। पेंडेमिक से स्टार्ट करते हैं, पेंडेमिक एंड पेनजूटिक। अब पेंडेमिक, जैसे कि मान लो ऐसी कोई डिज़ीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, उसको आप पेनजूटिक बोल देंगे। एंडेमिक वो होगी, जैसे मान लो अगर कोई भी बीमारी है एक ही पर्टिकुलर लोकेशन तक रह रही है, ठीक है। जैसे मान लो अगर इंडिया के कोई एरिया में एक डिज़ीज़ है, तो वो इंडिया के एक एरिया में ही रहेगी, उसे हम बोल देंगे एनजूटिक। एंड व्हाट इज़ एपिजूटिक और एपिडेमिक। जैसे मान लो अगर कोई डिज़ीज़ हो रही है बहुत सारे, जिससे कि बहुत सारे एनिमल्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, वो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह भी फैल सकती है। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको एपिजूटिक बोल देते हैं। अब आपने देखा होगा पेंडेमिक को हमने क्या बोल दिया, ऐसी एपिडेमिक बीमारी। देखिए, एपिडेमिक दूसरे वर्ल्ड में वो तो जाके फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में तो जाके फैल रही है, अगर वो उसको हमने ट्रीट नहीं किया या कंट्रोल नहीं किया। ओके, तो जो एपिडेमिक है वही क्या बन जाएगा, पेंडेमिक बन जाएगा। तो ये इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि स्कैनिंग सर्विलेंस में एंडेमिक वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, तो स्कैनिंग सर्विलेंस कौन सी हुई, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस निगरानी करते हैं। देखो, मॉनिटरिंग तो हम सभी में करेंगे, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। अब ये मॉनिटरिंग की कहाँ जाती है, जहाँ एंडेमिक एरियाज़ में। एंडेमिक एरिया कौन से हुए, आपको मैंने बताया एंडेमिक एरिया कौन से हुए, एक पर्टिकुलर रीजन हुआ, ठीक है। सो इसमें क्या किया जाता है, कॉन्टीन्यूस निगरानी की जाती है, किन एरियाज़ की, एंडेमिक एरियाज़ की। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की निगरानी की जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हमें पता लगेगा कि नई बीमारियाँ आ रही हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।